आदिल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो 20 नकाती हमने प्लान देखा है, पहली चीज़ तो ये कि सरप्राइज़ किया इसने आपको, क्योंकि इजराइल की तरफ से कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन हमने देखी है रिसेंटली। लेकिन अब आकर दो किस्म के मौक़िफ़ हैं, नैरेटिव्स हैं। एक ये कि ये बैलेंस्ड है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी कहा गया कि एटलीस्ट जो कत्लेआम वहाँ पर हुआ है उसको रोकने का भी एक मंसूबा है और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो भी अचीव करने का एक मंसूबा हो सकता है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि इज़राइल को बहुत ज़्यादा फ्री पास मिला और बहुत सी शिकें इस मंसूबे की ऐसी हैं जो उनको फेवर करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस्ड है या फिर इसमें भी जानिबदारी दिखाई देती है आपको अमेरिका की इज़राइल की? जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें इस एग्रीमेंट को एक पर्सपेक्टिव जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये है कि जो जेनोसाइड हो रहा है वो शायद रुक जाए टेम्परेरी तौर पे। अदरवाइज नेतन्याहू ने पहले भी कभी प्रोमिसेस को अपने पूरा नहीं किया और अभी भी उन्होंने एग्रीमेंट के बाद वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रम्प के बाद, उनके बाद जो उनका वीडियो क्लिप आया है, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो इस तरह से कह रहे हैं वो पैलेस्टीनियन स्टेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ट्रम्प पहले भी इन्वॉल्व थे लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, और अभी जो है चूंकि प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो गए थे तो फिर वो उसको इंटरवीन किया और एक तरह से इजराइल को एक स्केप भी मिला है कि एक डिप्लोमेटिक एक अपनी तरफ से सक्सेस से विक्ट्री लेके जा रहा है। लेकिन एग्रीमेंट के ओवरऑल अगर आप देखें ये कोई पॉजिटिव नहीं है पैलेस्टीनियंस के लिए। मतलब आप ये समझते हैं कि इसकी इमीडिएट एक यूटिलिटी ये है कि फिल वक्त जो वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल हम देख रहे हैं वो रुक जाएगा, इसके अलावा कोई पॉजिटिव टेक अवे आपको नज़र नहीं आ रहा? जी, लॉन्ग टर्म में देखिए इतनी स्ट्रगल जो पैलेस्टीनियंस ने की है अपने होमलैंड के लिए, तो वो जब से स्ट्रगल उन्होंने शुरू की है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं कर रहा ना। ये तो सिर्फ ये है कि जो जेनोसाइड चल रहा था, जो अभी इजराइल भी शायद थक गया बिकॉज इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है, विद इन इजराइल भी काफी इस पे है, और यूनाइटेड स्टेट्स की भी एक लिमिट आ गई है कि यूरोपियन अलाइज उसके जो है वो एक तरह से पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की पोजीशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो रही थी। तो एक तरह से उनको एक स्केप दिया है नेतन्याहू को, और अगर हम देखें नेतन्याहू की हिस्ट्री तो वो इसको ऑनर नहीं करेगा और उसे ऑलरेडी कह दिया कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को कभी बनने नहीं देगा। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है जो थोड़े वक्त के लिए तो जेनोसाइड को रोक सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमास का हमें पता नहीं है कि वो इसको एग्री करते या नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो फिर ये सारा प्लान तो एक तरह से जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन कितनी होती है, बड़ा सवाल वो है। कामरान, इस मंसूबे की जो हम बात कर रहे हैं, अब इसकी जो टोन है उसमें तो ऑब्वियसली यही बताया जाता है और नज़र भी ये आ रहा है कि जो ब्लेम है ज़्यादा वो तो हमास के ऊपर ही जा रहा है। कतई नज़र इस बात से कि IDF ने जो कुछ किया, 60-70 हज़ार सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई, लेकिन लिखा इसमें यह हुआ है कि अगर हमास हथियार डाल दे तो उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी, एज इफ़ एवरीथिंग इज़ डन बाय देम। क्या समझते हैं इस मंसूबे के जो नकात हैं वो प्रो इज़राइल ज़्यादा हैं या बैलेंस्ड हैं? आई थिंक इसमें बिल्कुल इज़राइल के हक़ में ये बात ज़्यादा है, और इसमें हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पीस प्लान है ट्रम्प का, ये सिर्फ ट्रम्प का पीस प्लान नहीं है, बल्कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और जो कई अहम अरब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा डिटेल से उन्होंने बताया कि बैक एंड फोर्थ बिहाइंड द सीन कितनी इसके हवाले से मीटिंग्स हुई। तो ये जो सारा प्लान है ये सिर्फ अमेरिकी सदर ट्रम्प का नहीं है, बल्कि उसमें कंसेंसस शामिल है और जो अरब इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं। और उस नट शेल अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहली जो बात है, हमास से ये कहा जा रहा है कि आप कंप्लीटली अनकंडीशनली सरेंडर करें और आपका मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं होगा। ये क्लियरली एक इसमें कंसेंसस बनता आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है कि एक जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही थी, अगर आप UN जनरल असम्बली का इजलास देखें तो उसमें जो इजराइल जिस तरीके से उसको इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने उनकी स्पीच को बायकॉट किया, खुद उनके जो यूरोपियन एलाइज हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे थे। जो तस्वीर और जो मनाजिर सामने आ रहे हैं गज़ा से, क्लियरली वहाँ पर जो कत्लेआम और जो नस्ल कुशी हो रही है, तो उसमें इजराइल के जो अपने इत्तेहादी हैं अमेरिका, उनके लिए भी उनको सबको सपोर्ट करना शायद मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ आई थिंक जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, अरब कंट्रीज़ थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, ख़ास करके
पब्लिक जो है उनकी तरफ से। तो शायद ये एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसको ओन करके ये दावा करने की कोशिश करेंगी कि देखें हमने इस कत्लेआम को रुकवाया है, और फिर ओवरऑल वो ये भी कह सकते हैं कि देखें अगर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये हमें पता चल गया है कि कितने वो ताकतवर हैं या ताकतवर नहीं हैं। तो वो शायद अब जो वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा, इसहाक डार साहब ने, कि अमेरिका को इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि अगर इजराइल को कोई मुल्क समझा सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका है। तो इसलिए हम अमेरिका को कह रहे हैं कि आप लीड करें। बट ओवरऑल आई थिंक जो भी ये मंसूबा है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कितना काबिल अमल है, और हमास का जो कहना है कि अभी वो इसको स्टडी कर रहे हैं। तो लेट्स सी इसका इवेंचुअल क्या आउटकम होता है। बट इट अपेयर्स कि इसमें बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं। ऑलरेडी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ भी किया है। मसलन कहते हैं वो तो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। हिब्रू में जो उन्होंने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है तो वो अपने बात पर डटे हुए हैं और गाजा को मुकम्मल तौर पर वो छोड़ेंगे भी नहीं। ये पॉसिबल है कि वो जो हिब्रू में उन्होंने एड्रेस किया वो सिर्फ अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, अपने अवाम है, उनकी कंजम्पशन के लिए हो, क्योंकि जो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स रही है उसमें तो फार राइट बेंट ही है ना। तो अपने फॉलोअर्स के लिए ये सब था, या आपको लगता है कि ये एक्चुअली मीन्स इट के मंसूबा ये सब इस पे एग्री करने के बाद भी वो ये बात कर रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट के तस्वर को नहीं मानेंगे? देखिए, डोमेस्टिक बिल्कुल वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, और दो तरह के वहाँ पर लोग हैं। एक वो जो चाहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं वो हर सूरत में रिलीज़ हों, और वो चाहते हैं कि जो भी गज़ा के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए। दूसरे हार्ड लाइनर्स हैं जो ग्रेटर इजराइल के मंसूबे के ऊपर बिलीव करते हैं। बिल्कुल वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे होंगे। बट ओवरऑल अगर आप इस मुआहदे को देखें तो इजराइल जो है फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका जो अगला मरहला है, खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड की एक्सटेंशन है। अगर फर्ज करें कि ये 20 नुकाती जो मंसूबा है इस पर अमल दरामद शुरू होता है, द की क्वेश्चन इज कि क्या इसका मतलब है कि जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक एक करके फिर इजराइल को तस्लीम कर लेंगे? इसमें इंपॉर्टेंट जो नुकता है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो मुस्लिम ममालिक की फोर्स उस पर मुश्तमिल होगी, उसको भेजने की बात की जा रही है। और आज इसहाक डार साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने इस इम्कान को रद्द नहीं किया कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी उस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा है कि फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो पाकिस्तान की क़यादत है उन्होंने करना है। तो दिस मीन्स के काफ़ी सीरियस बिहाइंड द सीन इसके हवाले से चीज़ें हो रही हैं। और मेरे ख्याल में जो एक ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्रीज़ की या ओवरऑल पोजीशन रही है उससे हट के ये मामलात चल रहे हैं। ऑल दो जो इंसिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी कि नहीं जी, टू स्टेट सोल्यूशन जो अपनी जगह पे कायम है, प्री 1967 बॉर्डर्स और अल-कुद्स अल शरीफ फ्यूचर कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन। बट ओवरऑल अगर आप उस प्रैक्टिकलिटी देखें इस मंसूबे की तो लगता ही है कि बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन आपको दिखाई देती है। इस पर आदिल साहब, जो गारंटी हुआ करती है इजराइल की वो तो शायद इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ना दे सके सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यूएन की तरफ से जो करारदादें हैं, या यहाँ तक कह देना कि 6 में से 5 इंडिकेटर्स पूरे हो चुके हैं जेनोसाइड के, उसके बावजूद उन पर कोई असर या फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस मरतबा आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मौजूद होना इस मुआहदे में एक गारंटी है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवा लेंगे, या आपको यही लगता है कि वो जब चाहेंगे विड्रॉ कर लेंगे इससे और उन्हें कोई अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाएगा? देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मनवान जैसे हम कह रहे हैं, अगर ये सारे नुकात जो हैं पूरे हो जाएं तो ये किसके फेवर में जाएगा? ये तो इजराइल के फेवर में जाएगा। पैलेस्टीनियंस तो फिर भूल जाएं कि उनका एक कोई सेपरेट होमलैंड होगा। फिर एक तो कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है ना कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स आएंगे वो गवर्न करेंगे पैलेस्टीनियन को। तो पैलेस्टीनियंस तो इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं किया। उन्होंने 100 साल अगर इसको मज़ाहमत की है अपनी, तो वो किसी वजह से की है। यस, उसके अंदर कुछ फैक्शंस हैं जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, हमास की तरफ से भी आ रहा है कि जी व्हाट इज एल्स देयर टू लूज, तो फिर एक फाइनल वॉर की तरफ हम जाएं। तो लगता यही है कि ये एग्रीमेंट शायद वो जिस तरह से वो चाहते हैं होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो जैसे पहले हमने बात की तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के फेवर में होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो फिर कहेंगे कि कोई 9th वॉर है जो मैंने, या इशू है जो क्राइसिस है, मैंने रिजॉल्व करा दिया है और मुझे इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और जो कंट्रीज सपोर्ट भी कर रहे हैं, यू नेवर नो कि उधर से कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से आनी भी शुरू हो जाए कि ये एग्रीमेंट बहुत जबरदस्त है, पीस प्लान, और इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बड़ा पीस आ जाएगा।
होगा नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स इतने सिंपल नहीं है कि एक आउटसाइड फॉर्मूला ला के उसमें इम्प्लीमेंट करे और वहां की आबादी है लोग जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस किए 65,000, उसमें 20,000 तो चिल्ड्रन खाली दे डाइड। तो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो आई डोंट थिंक सो दे विल एक्सेप्ट दिस कॉम्प्रोमाइज के कोई आउटसाइड पावर्स आके कोई बॉडी बन जाए और उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दे और उनको कोई राइट्स भी ना हो और आगे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी हो कि उनको स्टेट अपनी सेपरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई उसमें प्रॉमिस नहीं और नेतन्याहू ने तो ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ही विल नॉट एक्सेप्ट। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगा। तो आदिल साहब, ये जो सेफ पैसेज वाला क्लॉज है जिसमें ये कहा गया है कि हथियार जो डाल देगा हमास की तरफ से और वो वादा करेगा कि इसके बाद में जो है वो पीसफुल मेजर्स ही लिए जाएंगे, तो वो गज़ा से जाना भी चाहते हैं तो उनको महफूज रास्ता दिया जाए। इस पे आपको लगता है कि IDF या इजराइल अग्री कर जाएगा? बिकॉज वो तो बहुत इंटॉलरेंट दिखाई दी हैं रिसेंट पास्ट में। हमास की कोई लीडरशिप हो, किसी मुल्क में बैठी हो, वो जाकर टारगेट करते हैं, एयर स्पेस वायलेट करते हैं, टेरिटोरियल वायलेशंस करते हैं, तो गज़ा से जाने की परमिशन कैसे दे देंगे वो? ये तो उनके इंटरेस्ट में होगा कि हमास के अगर जो फाइटर्स हैं जो रिबेल कर रहे हैं या कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो अगर निकल जाना चाहते हैं अपने हथियार डाल के, वो जिस कंट्रीज में जाएंगे तो ये सारे कंट्रीज जो ISF के शायद कंपोनेंट होंगी या जो सपोर्ट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज, उन्हीं में जाएंगे। वो तो गारंटीज फिर उनसे लेंगे प्रॉबेबली। तो आई थिंक ये तो उनके इंटरेस्ट में होगा अगर हमास के एलिमेंट्स जाना चाहें, बिकॉज उनके लिए रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन एक विशफुल थिंकिंग है, जिन्होंने इतने अरसे तक अपनी रेजिस्टेंस की है, सेक्रीफाइसेस दिए हैं, फैमिलीज उनकी उसके अंदर कत्ले आम जो हुआ खत्म हो गई, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो इस उम्मीद पे कि शायद फ्यूचर में उनको स्टेट मिल जाएगी, और वो उनको भी पता है कि इस तरह से कभी कोई प्रॉमिसेस इजराइल ने पूरे नहीं किए और ना ही एक्सटर्नल पावर्स ने, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने। बिकॉज जितना भी जेनोसाइड हुआ है जो नेतन्याहू करता रहा, वो ग्रीन लाइट तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से थी, वो अपने तौर पे तो कर भी नहीं सकता था। ठीक है, प्रोग्राम में